गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज, जहाँ पर जीके जनरल नॉलेज चल रहा है और वो जनरल नॉलेज हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। किसी न किसी परीक्षा में ये आए हुए हैं पॉइंट, उसको आप याद कर लीजिएगा। आज मैं आपको पार्ट 6 जीके बताऊंगा। जीके कई सब्जेक्ट का समूह होता है, 12-13 सब्जेक्ट होते हैं, सब आते हैं। मैं आपको इसमें जितने भी जीके, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, सब इसमें आएंगे। जीके में वही प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। पहला पॉइंट है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ये भारत के ऐसे रत्नों में एक हैं जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना थी, इनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, गीतांजलि के लिए इनको मिला था। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि थी। पहले गांधी जी बोलते थे, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर ही एक ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रीय गान बनी। ये ऐसे कवि हैं भारत के जिनकी दो रचनाएं दो देशों की राष्ट्रगान बनी। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको ये 5 पॉइंट, आगे भी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए मिला था, 1930 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। और रविंद्रनाथ टैगोर ही एक ऐसे कवि थे, भारतीय कवि थे, जिनकी दो रचनाएं दो देशों की राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रीय गान व बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, दो देशों का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं दो देशों का राष्ट्रगान, पहला भारत का, दूसरा बांग्लादेश का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक मात्र ऐसे कवि थे जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और अब भारत का राष्ट्रीय गान तो चिरपरिचित है, अपने देश का राष्ट्रीय गान जनगण मन, ये राष्ट्रीय गान है भारत का। तो इन दोनों देशों का राष्ट्रीय गान ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की दो रचनाएं थी। अगला है अम्ल, एसिड। एसिड मैंने आपको कल बताया था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो आयनित होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इसको पहचान करने के लिए एक पैमाना बना था जिसको बोलते हैं पीएच पैमाना। पीएच पैमाने के आधार पर आप बता सकते हैं कि कोई दिया गया विलयन अम्ल है कि क्षार है। तो उस पैमाने में यदि जो पीएच पैमाना है उसमें जो रीडिंग आई यदि 7 से कम आई तो समझ लो अम्ल है, 7 से ज़्यादा आई क्षार है। यदि केवल 7 आई
तो उदासीन है। उदासीन विलयन न जो अम्ल होते न क्षार होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं कड़वे और नमकीन होते हैं, कसैले होते हैं, तो क्षार होते हैं। तो अम्लों एसिड्स का जो पीएच होता है, पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है। याद रखिएगा, अम्लों का पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। क्षार जिनका स्वाद कसैला, कड़वा, नमकीन होता है, बेस बोलते हैं इंग्लिश में, इसका पीएच 7 से अधिक होता है। पीएच 7 से अधिक क्षारों का, अम्लों का जो पीएच होता है 7 से कम। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये दोनों। तो विलयन अम्ल है या क्षार है, इसकी पहचान करने के लिए आपका पीएच पैमाना बना था। पीएच पैमाना को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यहाँ पर उदासीन विलयन है आपके पास, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं उदासीन विलयन को, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका पीएच 7 होता है। तो आपने देखा, जिस विलयन का पीएच 7 है वो उदासीन होगा, जिस विलयन का पीएच 7 से कम है वो अम्ल होगा, जिस विलयन का पीएच 7 से अधिक है वो क्षार होगा। तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका नींबू है, खट्टा होता है, खट्टा है तो इसमें अम्ल है पक्का। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, मालूम है। सिरका ये भी स्वाद में खट्टा होता है, इसमें भी अम्ल होगा, निश्चित है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। तो मतलब नींबू और सिरका, इनका दिए पीएच पैमाने से पीएच ज्ञात करेंगे, पीएच वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 7 से निश्चित है कम आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा। पीएच पैमाना सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाना बनाया था। ब्लड जानते हो, रक्त, खून किस कलर का होता है? रेड कलर का। आपके शरीर में पूरा ब्लड प्रवाहित होता है। ब्लड बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ 70 किलो के मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड का काम देख लीजिए, 2 महत्वपूर्ण काम मैं बता रहा हूँ आपको। जो हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, वो पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज के रूप में आता है। तो ये पोषक पदार्थ जितने भी थे भोजन में, वो सब उस डाइजेस्ट फूड में आ गए। इस डाइजेस्ट फूड को ब्लड के माध्यम से, ब्लड ही आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है। प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन भी पहुंचाने का वो काम करता है। और कोशिका में जो भी खराब पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, उसको भी ले आने का काम ब्लड ही करता है। तो ब्लड ना हुआ तो आप इसलिए मर जाते हो। जीवों की मृत्यु इसीलिए हो जाती है क्योंकि ब्लड नहीं है। तो जो कोशिकाओं का भोजन है, ग्लूकोज, पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, कोशिकाओं को नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो ऊर्जा का उत्पादन भी नहीं होगा। कोशिका में ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोशिका का एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। तो ब्लड कितना महत्वपूर्ण आपने देखा। यदि ब्लड ना हो तो कोशिका में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो भी उसी में भर जाएंगे और कोशिका की डेथ हो जाएगी। तो ब्लड बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ 70 किलोग्राम के मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं अपने पॉइंट पे। ब्लड का जो लाल रंग है किसके कारण होता है? ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, उसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो रंग होता है लाल। ये अगला चलते हैं विटामिन B12। मैंने आपको सुनील सर क्लासेस में विटामिन के बारे में भी बताया था। विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालैमिन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये सारे क्वेश्चन हर प्रत्येक जो
प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वनडे एग्जाम का हो, कोई भी हो, चाहे डी ग्रुप हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी, सब में ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं। मैं उसी क्वेश्चन को आपको पॉइंट लिख दिया और उस पॉइंट के बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ, इससे आपको याद भी, आप ध्यान से सुनिए वीडियो को, हो जाएगा। तो विटामिन B12 को रासायनिक नाम है साइनोकोबालैमिन है। ध्यान देखिए, साइनोकोबालैमिन है। विटामिन B12 में क्वेश्चन भी आता है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। हीमोग्लोबिन में दोनों क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु, जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन धातु। आयरन मतलब लौह धातु पाई जाती है। लौह के कारण ही रेड कलर का होता है वो। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालैमिन, ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। ये चारों क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। ये 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के इसमें ऐड हो गए। ये पीएच पैमाना सॉरेनसन नाम वैज्ञानिक ने दिया था। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, क्षारों का पीएच 7 से अधिक होता है, अम्लों का 7 से कम होता है। ये आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत आ गया। ये आपके इतिहास में आ गए। तो इस प्रकार ये जो जीके पार्ट 6 में था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इतिहास और भूगोल सब लेके चला यहाँ पर। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी जगह आए हुए हैं। तो बच्चों आप याद कर लीजिए और मैं आगे पार्ट 7 भी लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।